रोहित सिंघल और मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। और हम जो कोर्स बना रहे हैं उसका नाम है आरएएस का मेंस एग्जामिनेशन। आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं और अपना जो टॉपिक मैंने कवर किया है वो था सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि अदरवाइज ये लेक्चर फिर आपको समझ में इतना अच्छा तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइनेंस हमने डिस्कस किए थे, दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म सोर्स होता है और एक शॉर्ट टर्म सोर्स होता है। पहले मैं दो से 3 मिनट आपको पुरानी क्लास का रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद अपन नई क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो पहले का कॉन्सेप्ट है वो एकदम सीमेंट की तरह मजबूत हो जाए आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। अच्छा देखो, ये तो आपको पता है ना कि अपना जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है, पेपर 1 का यूनिट नंबर 3, ठीक है, और उसका पार्ट नंबर बी, ठीक है। पार्ट नंबर ए है उसका सोशियोलॉजी, सोशल इश्यूज, पार्ट नंबर बी है मैनेजमेंट और पार्ट नंबर सी है अकाउंट्स एंड ऑडिट, है ना, इश्यूज, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो मैं आपको ये दो पार्ट लास्ट के जो है पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी ये कवर कराऊंगा। उसके बाद अपन इकोनॉमिक्स का पार्ट कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स सबसे पहले अपन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, उसके अंदर जैसे WTO है, IMF है, ये सब अपन पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक। फिर अपन उसके बाद इंडियन इकोनॉमी पूरा पढ़ेंगे जो भी अपने मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अपन लास्ट में राजस्थान की इकोनॉमिक्स भी देखेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन बिना टाइम गवाए लॉन्ग टर्म फाइनेंस को वापस डिस्कस करते हैं। तो कितने टाइप के होते थे लॉन्ग टर्म फाइनेंस, याद है आपको? शेयर होता था एक, शेयर और डिवेंचर्स, ठीक है। शेयर कितने तरह के होते थे? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। पिछली क्लास में मैंने आपको डिवेंचर के साथ एक बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, तो मैं बॉन्ड्स आज बता दूंगा आपको कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, है ना, और कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं और डिवेंचर और बॉन्ड में फर्क क्या होता है बेसिक, है ना। फिर अपन ने डिस्कस किया था ADR और GDR, और फिर मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था रिटेन अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग को अपन रिजर्व्स कहते हैं, रिटेन अर्निंग को अपन क्या कहते थे? रिजर्व्स कहते थे या कहते हैं, ठीक है। ये पूरा पार्ट कॉमर्स से रिलेटेड है। अच्छा, शेयर अपन को समझ में आ गया था, हिस्सा, अंश, ठीक है। इक्विटी शेयर प्योर ओनर होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स इतने बड़े ओनर नहीं होते। हालांकि शेयर खुद ही ओनर हैं, ठीक है ना, शेयर क्या है? ओनर। लेकिन दोनों में से ज्यादा बड़े ओनर कौन है? इक्विटी शेयर। तो अगर अपन बोलते हैं कभी भी शेयर वर्ड, तो हमेशा किसकी बात कर रहे होते हैं? इक्विटी शेयर की, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है? लोन, हिंदी में से कहते हैं ऋण पत्र। डिवेंचर को अपन हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस था कि शेयर पे डिविडेंड देती थी कंपनी, डिवेंचर पे इंटरेस्ट देती थी कंपनी। ADR GDR क्या होते थे? अगर कोई इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर US के अंदर शेयर इशू करेगी, अमेरिका के अंदर शेयर इशू करेगी, तो उसे बोलते हैं ADR। लेकिन अगर अमेरिका के बाहर किसी भी देश के अंदर, सपोज करो अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, इनके अंदर इशू करेगी शेयर, तो उसे बोलेंगे GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फिर अपन ने देखा था रिजर्व्स। मैंने आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था, आपके जेब में 100 रुपए हैं, आपके पास उसके दो यूज हैं, या तो आप उसको खर्च कर सकते हो या उस पैसे को बचा सकते हो। अगर आप उस पैसे को खर्च करते हो तो फिर दिक्कत क्या है कि आप उसको दोबारा फिर कभी बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे ना। तो ज्यादा बढ़िया सलाह क्या है कि आप उसको पहले पैसे को बचाओ और बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो वही चीज क्या है? रिजर्व्स। उसी पैसे को जब अपन बचाते हैं तो उसे बोलते हैं रिजर्व्स, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्टीव जॉब्स की कंपनी ने जब तक एप्पल की कंपनी ने जब तक स्टीव जॉब जिंदा थे तब तक उन्होंने 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं बांटा, और उससे कंपनी ग्रो करी थी, है ना, ठीक है। और शेयर होल्डर को भी मजा आया था इस बात से कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। डिविडेंड देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है इसका मतलब कि उसके पास पैसा इन्वेस्ट करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, उसको पता नहीं है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर किसी के पास घर पे बहुत सारा कैश रखा है तो ये क्या अच्छी बात है? क्या नहीं है। इसका रीजन क्या? या तो उसको इन्वेस्ट करना नहीं आता कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे का,
या फिर वो पैसा क्या है, 2 नंबर का है। वैसे 2 नंबर का पैसा भी इन्वेस्ट हो जाता है, जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह, ठीक है। तो मेन अगर किसी के पास कैश रखा है तो उसका मतलब मेजर रीजन क्या हो सकता है कि उसको पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं आता, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, बॉन्ड और डिबेंचर दोनों की दोनों लोन होते हैं, ठीक है, और शेयर क्या होते हैं? ओनर्स। बॉन्ड और डिबेंचर दोनों की दोनों क्या होते हैं? लोन होते हैं। बॉन्ड पे भी कंपनी इंटरेस्ट देती है, डिबेंचर पे भी कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। बॉन्ड की भी एक लाइफ होती है, डिबेंचर की भी एक लाइफ होती है। आपको पता है शेयर, इक्विटी शेयर की लाइफ नहीं होती थी। हाँ, प्रेफरेंस शेयर की लाइफ होती थी 20 साल, वो अलग बात है, बट अपन शेयर जब बोलते हैं तो इक्विटी शेयर की बात कर रहे होते हैं। तो बॉन्ड और डिबेंचर में क्या डिफरेंस हुआ? मेनली जो बॉन्ड होता है, जो जनरली देखा गया है, सामान्यतः देखा गया है, जो बॉन्ड है वो गवर्नमेंट इशू करती है, सरकार इशू करती है, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स जो होती है वो कंपनीज इशू करती है, अदर देन सरकारी कंपनी। जैसे मान लो रिलायंस ने डिबेंचर इशू करा, लेकिन अगर यही सरकार इशू करती, सरकार लोन लेती, तो सरकार का लोन लेने का तरीका क्या है? सरकार का लोन का लेने का तरीका क्या है? बॉन्ड इशू करना, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, इससे ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्योंकि आप आरएस मेंस के स्टूडेंट हो तो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, ठीक है। आपने एक बॉन्ड का नाम सुना होगा, आजकल चल रहे हैं मसाला बॉन्ड, ठीक है। अगर आप इसके बारे में नहीं सुना तो आप इसके बारे में गूगल करना, मैं आपको बता देता हूं। ये बॉन्ड क्या है कि इंडिया जो है कहां इशू कर रही है? इंडिया के बाहर। इंडिया जो है इंडिया के बाहर इशू कर रही है, ठीक है। इसका नाम मसाला बॉन्ड क्यों है? क्योंकि आपको पता है, अपन सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम की बुक अपन यूज करते हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फॉरेनर्स थे, ब्रिटिशर थे, ठीक है, यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे, तो वो किस वजह से आए थे? इंडिया के मसालों की खुशबू सूंघ के, है ना। इंडिया के मसाले जैसे इलायची है या फिर कोई भी मसाला है, उसकी खुशबू सूंघ के आए थे, मतलब उनको ये इंडिया के मसाले बड़े पसंद थे। तो इंडिया की एक फेमस बात क्या है? इंडिया के मसाले, ठीक है, इसलिए नाम रखा गया है मसाला बॉन्ड्स। तो इससे क्या होता है कि इंडिया की मतलब इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया की सरकार की जो भी कंपनीज है, इंडिया की सरकारी कंपनीज है ना, वो क्या कर सकती है? इंडिया के बाहर जाके बॉन्ड इशू करके पैसा रेस कर सकती है, ठीक है। तो ये होता है, और ये होते हैं रुपीस के अंदर। ये बॉन्ड फॉरेन करेंसी के अंदर नहीं इशू होते, रुपीस के अंदर इशू होते हैं। आपको पता है अभी आजकल इंडिया में एक समस्या चल रही है कि $1 72 तक पहुंच चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब अब थोड़ा अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो $72 होने का मतलब क्या है कि सब चीजें इंडिया में महंगी हो रही है जो डॉलर से रिलेटेड है। लाइक पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो इंडिया में सब चीजें महंगी हो जाएगी, सब्जियां महंगी हो जाएगी, दाल महंगी हो जाएगी, चावल महंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके लिए कंट्रोल करने, अच्छा ये चीज हो क्यों रही है महंगी? क्योंकि डॉलर की डिमांड जो है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, रुपी के अगेंस्ट, मतलब रुपी से ज्यादा किसकी डिमांड है? डॉलर की। अगर सोचो अब इसका तरीका क्या है कम करने का, अगर इसको रेट को ठीक करना है थोड़ा सा, तो क्या करें? तो एक तरीका ये है कि डॉलर की जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे ही अगर इंडियन रुपये की भी डिमांड बढ़ जाए, इंडियन जो रुपया है उसकी डिमांड भी बढ़ जाए, तो थोड़ा ठीक होना चालू हो जाएगी सिचुएशन। इसलिए गवर्नमेंट मसाला बॉन्ड इशू कर रही है। इशू मतलब निर्गमन, मतलब जारी कर रही है, ठीक है, इंडिया के बाहर। तो उससे क्या होगा, जब रुपीज इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर, बाहर जब रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप डॉलर क्या होगा? स्टेबल होना चालू हो जाएगा, मतलब एक डॉलर के अंदर स्थिरता आ जाएगी, ठीक है, या ये कह लो रुपये के अंदर स्थिरता आ जाएगी। क्लियर क्या? तो ये बॉन्ड और डिबेंचर में फर्क होता है। क्या फर्क होता है बॉन्ड डिबेंचर में? कि बॉन्ड ज्यादातर सरकार इशू करती है, ठीक है, और डिबेंचर ज्यादातर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी इशू करती है। एक चीज ध्यान रखना, पब्लिक कंपनी और सरकारी कंपनी अलग अलग होती है, ठीक है। रिलायंस को अपन प्राइवेट कंपनी नहीं कह सकते, रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक के अंदर शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। चलो अब आज अपन डिस्कस करते हैं कौन से सोर्स? शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो ये हमने इतने डिटेल में पढ़े हुए हैं कि मैं आपको इसके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक घंटा लेक्चर दे सकता हूं,
लेकिन आपको उस पर पीएचडी नहीं करनी है या आपको सीए नहीं करना है, तो फिर आपके लिए क्या फायदा। आपको अपना केवल आरएएस का या अपन सबको आरएएस का क्या करना है, एक एग्जाम पास करना है, तो उसके लिए केवल 10 मिनट की जानकारी अगर दे दी जाए टोटल तो भी वो बहुत है, ठीक है। और आपको एक एक दो दो पेज सबके बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। कल को अगर क्वेश्चन पूछ ले कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्स क्या है अपने एग्जाम में डायरेक्टली, क्योंकि आरएएस में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, तो फिर अपन क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपन को उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो शॉर्ट टर्म सोर्स होते हैं फाइनेंस के, पहले मैं एक बार नाम लिख देता हूं, फिर अपन एक एक करके उनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। अभी अपन समझेंगे एक एक का मतलब, टेंशन मत लो। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा बैंक ओवरड्राफ्ट, चौथा कैश क्रेडिट, पांचवा लीज, लीज भी कौन सा, ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। अपन देखेंगे ये सब चीजें क्या होती है। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं किससे, ट्रेड क्रेडिटर से, ठीक है। अब आप बिल्कुल ये ऐसे मत समझो कि कोई हार्ड शब्द है, आप ये मत सोचो कि मैं केवल इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको आराम समझ में आ जाएगा। तो ये ड्यूल वीडियो है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के लिए है ना, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम अकाउंट्स में अकाउंट्स को अकाउंट्स ही कहते हैं, ठीक है। कोई लेखा शास्त्र यूज नहीं करते। प्योरली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी होगा तो वो कभी भी अकाउंट्स को अकाउंट्स ही बोलेगा, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स है तो अपन इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र नहीं बोलते, इकोनॉमिक्स तक ही ठीक है। टैक्स को टैक्स बोल दो, कर बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये एग्जाम में ऐसे नाम लिख के आएंगे तो भी उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये इन्हीं नाम से फेमस है, क्रेडिटर्स। अच्छा, अब आप सुनो ध्यान से, ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये अपना टॉपिक है पेपर 1 का। ट्रेड क्रेडिटर मतलब क्या होते हैं, अपन कुछ लोगों से माल उधार खरीदते हैं क्या, अपन किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस की, ठीक है। बिजनेस क्या कुछ लोगों से उधार माल उधार खरीदता है क्या, माल मतलब गुड्स, सामान है ना, गुड्स उधार खरीदता है क्या, बोलो हाँ, हाँ खरीदता है, ठीक है। तो वो भी तो एक तरीके का फाइनेंस का सोर्स हुआ। फाइनेंस मतलब क्या होता है, लोन एक तरीके से, या फिर पैसा लेने का तरीका। तो अपन क्यों ले रहे हैं वो पैसा, क्योंकि उसको इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं बिजनेस में। अब आप सोचो, आप एक काम करो, आप मान लो एक दुकान डालते हो, ठीक है। आपने देखा कि आरएएस के बच्चे बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है, और हमें अपना खर्चा भी चलाना है, और हम आरएएस करते करते अब खर्चा भी चलाएंगे अपना, है ना, ठीक है, जॉब भी करेंगे या फिर कुछ काम भी करेंगे। तो आपने एक स्टेशनरी की दुकान खोल ली सपोज करो, ठीक है। स्टेशनरी करके आप उसमें आरएएस के नोट्स बेचते हो सबको, फोटोकॉपी, ठीक है, आरएएस के सब जो भी चीजें हैं वो सब बेचते हो। अब आप क्या करते हो, क्योंकि आरएएस के बच्चों को बहुत सारे पेन की और बहुत सारे कॉपीज की, पेपर की, A4 साइज के पेपर की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो, वो सारे के सारे पेपर खरीदते हो, ठीक है। लेकिन आप ये टेंशन में आ रहे हो कि क्योंकि आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप ये चीज अभी केवल देख रहे हो दूर से और आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके माइंड में एक टेंशन आ रही है कि यार ये स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। मैं स्टेशनरी परचेज तो करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी दुकान पे रजिस्टर रखूँ, A4 साइज के पेपर रखूँ, ठीक है, पेन रखूँ, पेंसिल रखूँ, ये सब चीजें रखूँ, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, आप ये सोच रहे हो, ठीक है। फाइनेंस की टेंशन है आपको, और फिर आप ऑब्वियसली अगर आ जाएगा तो फिर उसको खरीदोगे और उसको फिर दुकान पे बेचोगे और प्रॉफिट कमाओगे और अपना खर्चा चलाओगे, ये आपकी पूरी प्लानिंग है, और पढ़ाई भी करते रहोगे आरएस की। लेकिन अब आपके माइंड में एक बात आई, ऐसा करते हैं कि हम माल उधार खरीदेंगे, ठीक है, और फिर बेचेंगे दुकानदारों को, या दुकानदारों को क्या, स्टूडेंट्स को बेचेंगे। तो माल हम किसी भी दुकान वाले से खरीदेंगे तो उधार खरीदेंगे। तो सपोज करो आपने जो दुकान लगाई है वो कहीं पे भी लगाई है, और आप क्या करते हो, स्टेशनरी जो खरीद के लाते हो वो उधार खरीद के लाते हो, और उधार खरीद के लाने के बाद उसको
बेचना चालू कर देते हो। अब बताओ आपका फाइनेंस का काम हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना, ठीक है। क्योंकि जिस पर्सन से आपने माल खरीदा है उधार, ठीक है, आप उसको पेमेंट करोगे नहीं करोगे? अब करोगे, 3 दिन बाद करोगे, 4 दिन बाद करोगे, हो सकता है माल बिकने के बाद आपने बात करी हो कि माल जब बिक जाएगा पैसे आ जाएंगे तो हम कर देंगे। क्यों? आप तो क्या है माल पूरा बल्क में खरीदते हो और स्टूडेंट्स को जो बेचते हो वो नगद में बेचते हो। पूरा माल इकट्ठा खरीदोगे काफी सारा और उधार खरीदोगे, और स्टूडेंट्स को जो बेचोगे वो नगद के अंदर बेचते रहोगे। तो ये चीज क्या कहलाती है? ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्यों वर्ड यूज किया? व्यापारिक, व्यापार। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार, ठीक है। और क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार। तो अब बताओ आपका फाइनेंस का काम हो गया या नहीं हुआ? हो गया पूरा का पूरा। आपको एक तरीके से उधार चाहिए था तो मिल गया। तो ये चीज क्या है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। शॉर्ट टर्म क्यों बोला? बताओ उसको आप रोक सकते हो क्या? जिससे आपने स्टेशनरी परचेज करी थी 1-2 साल तक? नहीं, वो तो आपको स्टेशनरी कितने दिन के लिए उधार दे रहा है? ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के लिए, ठीक है। जैसे ही आप स्टूडेंट को बेचोगे और पैसा आएगा आपके पास तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, जिस भी आपने दुकानदार से माल खरीदा है बल्क के अंदर। होलसेलर से आपने माल खरीदा होगा, आप खुद रिटेलर हो मान लो। अब अपन आते हैं किस पे? पहले आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट पे। इसको समझ लिया। अपन थर्ड पहले समझते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। अब एक बात बताओ, आपके पास बैंक में सपोज करो 50,000 रुपए रखे हैं। आपके पास बैंक में 50,000 रुपए रखे हैं, ठीक है। और आपकी बहुत गुडविल है बैंक में, साख अपन बोलते हैं ना इसे, क्रेडिट। तो आपकी क्या है? बहुत सारी गुडविल है, क्रेडिट है। आपने बहुत सालों के अंदर वो साख जमाई है, ठीक है। गुडविल मतलब ख्याति, हिंदी में गुडविल को बोलते हैं ख्याति, ठीक है। तो आपने बहुत सालों के अंदर गुडविल क्या करी है? बैंक में जमाई है, ठीक है। कैसे जमाई? आप जब भी बैंक जाते हो, ठीक है, तो कभी भी मतलब हमेशा बैंक में आपके बैलेंस रहता है। आप किसी भी पार्टी को चेक काटते हो ना, तो उसका कभी भी चेक बाउंस नहीं होता। मतलब आप उसी पार्टी को चेक काटते हो और तभी काटते हो पेमेंट जब आपके अकाउंट में पेमेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फालतू में किसी को भी चेक काट देते हो। जैसे आपने कहा सपोज करो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो आप हमसे 5,000 रुपये फीस ले लो, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिल पे मत लेना। तो 5,000 रुपये फीस ले लो। अब आपने मुझे चेक दे दिया, लेकिन मैं जब उस चेक को लेके गया तो पता लगा आपके खाते में तो पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपकी गुडविल जो है बैंक में खराब हो जाएगी। लेकिन आपने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया। आप जब भी किसी को चेक काटते हो तो आपके खाते में जरूर से जरूर पैसा होता है। ऐसी ऐसी सिचुएशन है अपने साथ, है ना, ऐसी बात है। अब लेकिन एक दिन क्या हुआ? सपोज करो कि आपके खाते में पड़े थे कितने रुपए? 50,000 रुपए पड़े थे, है ना। लेकिन आपको ध्यान नहीं रहा, आपको याद नहीं रहा। अपन को कई बार चीजें याद नहीं रहती। और अपन ने चेक काट दिया किसी पार्टी का 70,000 रुपए का। अपन ने बोला, आपने बोला, मैंने बोला, ठीक है, कि मैं 70,000 रुपए देने का वादा करता हूं, ठीक है। आप ये मान लो कि आप किसी से कुछ सामान खरीद रहे हो और आपने उधार सामान खरीदा और आपने उसको उधार के बोला 4 दिन का चेक काट के देते हैं आपको। तो आपने 4 दिन बाद का 70,000 रुपए का चेक काट के दे दिया। लेकिन आपको कितने रुपए बैंक में रखे हैं? 50,000 रुपए। और आपको ये ध्यान ही नहीं था कि आपके पास 50 रखे हैं और आपने गलती से चेक कितने काट दिया? 70 का काट दिया। अब बताओ, जब वो 4 दिन बाद आपके बैंक में खाते में आपके चेक पहुंचेगा तो बैंक वाले पैसे दे देंगे क्या आपको? मतलब उस पार्टी को जिसको आपने चेक दिया है 70 का? नहीं देंगे। वो ऐसा भी नहीं करते बैंक वाले कि 50 दे देंगे और 20 छोड़ देंगे, नहीं। अगर पैसा है तो वो चेक पूरा का पूरा मतलब ऑनर हो जाएगा, ठीक है। ऑनर बोलते हैं इसे, पास हो जाएगा, ठीक है। अगर पैसा नहीं है आपके खाते में, ठीक है, चाहे मान लो 5 रुपए भी कम है, तो फिर वो पूरा का पूरा चेक क्या हो सकता है? डिसऑनर हो सकता है। इसे बोलते हैं डिसऑनर होना, ठीक है। डिसऑनर होना। डिसऑनर होने को अपन बोलते हैं कि चेक क्या हो गया? आप आम लैंग्वेज में सुनते होंगे, कई लोग बोलते हैं चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया, ठीक है। अब बताओ, आपने इतने मेहनत से गुडविल बनाई थी 20-30 सालों के अंदर, बढ़िया, आप अच्छे व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है। और एकदम से आपकी मतलब एक छोटी सी मिस्टेक से, कि आपको याद नहीं रहा, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी खराब चीज करने की, फिर भी आपके खाते से
एक चेक जो है बाउंस हो गया 70,000 का, ठीक है, और जिस पार्टी से आपने माल खरीदा था उसने आपके बारे में मार्केट में फैला दिया कि भाई आप तो जो पेमेंट है वो टाइम पे करते नहीं हो और आप ऐसा चेक काट देते हो जिसमें आपके खाते में पैसे नहीं होते, फिर भी आप चेक काट देते हो। तो सोचो आपकी कितनी बदनामी होगी, फिर बैंक वाले भी आपकी बदनामी सोचेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजों से बचने के लिए क्या होता है, बैंक एक आपको फैसिलिटी देती है जिसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट में बोलते हैं बैंक ओडी। इसको ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बैंक ओडी, ठीक है। बैंक ओडी में क्या होगा, आपके खाते में 50,000 रुपये रखें और आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, आज तक 20-25 सालों में जितनी भी आपने गुडविल बनाई है, ठीक है, आपका चेक आज तक बाउंस नहीं हुआ, बस पहली बार गलती से आपने 70,000 का चेक लगा दिया। अब बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले आपको कॉल करेंगे, पहले पहले बोलेंगे देखो भाई साहब आपने चेक लगा दिया 70,000 रुपये का, ठीक है, आपने गलती से चेक काट दिया 70 का और आपके खाते में पड़े 50। फिर आप करोगे ओहो मेरे को तो याद ही नहीं रहा, ठीक है, अब तो गलती हो गई, अब क्या करें। तो फिर आप बोलोगे यार बैंक कुछ करो, बचा लो मुझे, मैं आपको पैसे दे दूंगा 20,000 रुपये, अभी दे दूंगा, थोड़ी देर में अभी पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस चेक को क्लियर कर दो। तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे बैंक वाले 20,000 रुपये आपके खाते में डाल देंगे, ठीक है। और फिर उससे क्या होगा, आपका जो चेक है 70,000 रुपये का वो पूरा का पूरा पास हो जाएगा। इससे आपकी क्या बच गई, जो गुडविल है, जो आपकी मार्केट में एक इज्जत होती है, एक वैल्यू होती है, वो मार्केट में आपकी बच जाएगी और आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब आप जाओगे बैंक में अगले दिन, ठीक है, तो आप बोलोगे, या जब भी जाओगे तो आप बोलोगे देखो भाई आपने बहुत अच्छा काम किया बैंक, आपने मेरी इज्जत बचा ली, गुडविल बचा ली, ठीक है, क्योंकि व्यापार में गुडविल और कमिटमेंट की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। एक बार कमिटमेंट टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फिर इस केस में बैंक ने आपको 20,000 रुपये दिए या नहीं दिए बताओ, उधार एक तरीके से लोन दिया ना, तो वो कौन सा फाइनेंस होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बताओ लॉन्ग टर्म फाइनेंस है कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपको बैंक को जल्दी से पेमेंट करना पड़ेगा। बैंक ने ये थोड़ा बोल के दिया है कि आप 2-3 साल बाद हमें 20,000 रुपये लौटा देना, नहीं, बैंक ने तो आपकी एक मदद करी है बिल्कुल एंड टाइम पे, तो बैंक चाहेगा कि आप जल्दी से हमारा पैसा चुका दो, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं किस पे, कैश क्रेडिट पे। पहले अपन कैश क्रेडिट समझते हैं, फिर अपन ये वाला पॉइंट समझेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए आपको, अभी अपन लास्ट में इसका रिवीजन करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। बताओ कौन सा पॉइंट समझ रहे हैं अपन, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट को शॉर्ट में या प्यार से क्या बोलते हैं, सी सी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सी सी। देखो अब होता क्या है, देखो दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं सीए हूं, तो हमारे कुछ क्लाइंट्स होते हैं, मैं प्रैक्टिस भी करता हूं थोड़ी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है कि सीए का काम करने को बोलते हैं प्रैक्टिस, जैसे इनकम टैक्स का कोई काम आएगा, कोई अकाउंट से काम आएगा, तो हम उसको थोड़ा बहुत कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ही एक काम मान लो आप, क्या है कि हमने एक एजेंसी ले रखी है जिसका नाम है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की हमने क्या ले रखी है, एजेंसी ले रखी है। ये कपड़े धोने का एक वॉशिंग पाउडर होता है, ठीक है, कपड़े धुलते हैं इससे। और अब हमें क्या है कि क्योंकि एजेंसी है हमारे पास, एजेंसी मतलब क्या होता है कि हम इसके जयपुर के अंदर हम ही केवल इसका माल बेच सकते हैं। जिस जयपुर के अंदर जिस एरिया में हम ये मतलब कंपनी क्या करती है, जो कंपनी होती है वो एक एरिया फिक्स कर देती है। तो हम मान लो इसके क्या है, एजेंट है, ठीक है। किसके एजेंट है हम, इस कंपनी के। कंपनी का नाम है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। आप ये मान लो कंपनी का नाम है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, और हम लोग इसके क्या है, एजेंट है। आप ये मानो कि आप इसके एजेंट हो, ठीक है। आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आप कंपनी से माल खरीदोगे, आप कंपनी से माल खरीदोगे और फिर आगे जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनको आप माल बेचोगे। बड़े बड़े दुकानदार मतलब होलसेलर, ठीक है।
और फिर होलसेलर अपने आप रिटेलर को माल बेचेंगे। ठीक है। अब आपके पास मान लो पूरे जयपुर की एजेंसी है, आपके पास मान लो पूरे जयपुर की एजेंसी है, ठीक है, या आप जयपुर की एजेंसी लेने वाले हो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की। ठीक है, आपने कहा भाई बहुत अच्छी कमाई है, स्टेशनरी का काम भी अपन डालेंगे और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का भी काम डालेंगे। ठीक है, तो कंपनी ने एक शर्त रखी, क्या, कि भाई आपको माल खरीदना है ना, आपको माल खरीदना है कंपनी से और बेचना है इन बड़े बड़े दुकानदारों को, तो आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। आपके पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए, है ना, एक मान लो ट्रक या डिलीवरी वैन टाइप होना चाहिए जिससे आप दुकान दुकान पे जाके सामान पहुंचा के आओ, है ना। ठीक है, आपके पास 3-4 सेल्समैन होने चाहिए ऑर्डर लाने के लिए, आपके पास पेमेंट लाने के लिए कोई बंदा होना चाहिए, आपके पास घर पे कंप्यूटर भी होना चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग करने के लिए, बिल चढ़ाने के लिए, पूरे बिल कंप्यूटराइज बनाओगे, डेली बनाओगे कंप्यूटराइज। जीएसटी भी आ गया, अब तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपके पास एक बड़ा गोडाउन भी होना चाहिए, आपके पास एक बड़ा गोदाम होना चाहिए, गोदाम, है ना। ठीक है, जिसमें आप एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर रखोगे, ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है मान लो, ये सारे पाउडर रखे हुए हैं। ठीक है, इतना बड़ा गोडाउन होना चाहिए। और फिर आप ये बेसिस, ये डेली बेचने कहाँ जाओगे, मार्केट में जाओगे और दुकानदारों को सप्लाई करोगे। तो कंपनी ने शर्त रखी कि आप हमसे हर 7 दिन के अंदर, हर 7 दिन के अंदर 50 लाख का माल खरीदना। आप हमसे 7 दिन के अंदर, हर 7 दिन के अंदर 50 लाख का माल खरीदना, क्योंकि इतना मार्केट में माल बिक जाएगा आराम से आपका। ठीक है, इतना आप आराम से मार्केट में पूरे हफ्ते में बेच सकते हो। जयपुर, पूरा जयपुर आपके पास है, जयपुर में आपके अलावा कोई भी नहीं बेच सकता डायरेक्ट कंपनी से लेके माल। ये बात हुई। ठीक है, अब वो बात आपको सब दिख रहा है कि भाई 50 लाख का माल अपन 55 लाख में बेचेंगे हर हफ्ते, तो हमारा 5 लाख का हर हफ्ते प्रॉफिट होगा। ये सब आपके माइंड में आ रहा है, लेकिन एक दिक्कत, एक क्वेश्चन आ रहा है कि 50 लाख रुपए आएंगे कहाँ से। ठीक है, इतना सारा माल है, गोदाम लेना है, ये लेना है, वो लेना है, कंप्यूटर है, सैलरी देनी है स्टाफ को, ये सब आपकी टेंशन चल रही है। और आपके साथ ये भी है कि आपको एक ड्रीम है कि भाई अपन को 5 लाख रुपए हर हफ्ते कमाने हैं। तो फिर आप क्या करेंगे बताओ। तो आपके पास एक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, देखना आपको क्या पसंद आता है। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप बैंक से 50 लाख का एक बार में लोन ले लो। ठीक है, लेकिन लोन ले लोगे ना तो फिर क्या दिक्कत आएगी कि आपको लोन की किस्तें चुकानी पड़ेगी हर हफ्ते, या सॉरी हर महीने। ठीक है, लोन की किस्तें चुकानी पड़ेगी हर महीने, और हर महीने आपका बैलेंस क्या होता रहेगा, मतलब लोन का कम होता रहेगा, क्योंकि आप लोन चुकाते रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपने 50 लाख का लोन लेके अपने बिजनेस में लगा रखा है, तो आप अगर बिजनेस से पैसा निकाल के लोन की किस्तें चुकाओगे तो एक दिक्कत आएगी, क्या, कि आपके बिजनेस में पैसा कम होता रहेगा। ठीक है, और वही तो नहीं चाहते आप, क्योंकि आपको कितने रुपए चाहिए बिजनेस के लिए, 50 लाख रुपए चाहिए। तो अब आपके माइंड में दूसरा प्लान आता है। दूसरा प्लान क्या है, मैं आपको दूसरा प्लान सजेस्ट करता हूं। आप बैंक जाओ, ठीक है, बैंक जाके बोलो कि भाई मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, दोबारा यही बोलो जाके ना। ठीक है, वो बोलेगा लोन क्यों दें आपको, आपके पास क्या है गिरवी रखने के लिए। तो आप बोलोगे मेरे पास गिरवी रखने के लिए अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन आने वाला है। क्या आने वाला है मेरे पास गिरवी रखने के लिए, क्या आने वाला है, स्टॉक आने वाला है। स्टॉक, स्टॉक मतलब माल, मतलब सामान, है ना, गुड्स। गुड्स बताओ, गुड्स कौन से हैं आपके, घड़ी, डिटर्जेंट, पाउडर है। ठीक है, तो आप बैंक से बोल रहे हो बैंक मुझे 50 लाख का लोन दे दो और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर मेरे पास आने वाला है। तो फिर बैंक बोलेगा फिर हम क्या करें इसका, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का, क्या हम वहाँ पे बैंक में जाके रख देंगे क्या पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करेंगे। आप एक तरीके से इसके जितने भी कागज हैं, जितने भी पेपर्स हैं, उसको अपने पास रख लेना। बिल्कुल ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको बिजनेस करने के नए नए तरीके समझ में आएंगे कि बिजनेस करते कैसे हैं अपन, है ना। ठीक है, तो सारे के सारे पेपर्स रख लेना आप स्टॉक के। ठीक है, और मुझे केवल 50 लाख रुपए का लोन दे दो। फिर बैंक वाले पूछेंगे लोन चुकाओगे कैसे, आप बोलोगे लोन हम ऐसे चुकाएंगे कि अपना काम क्या बताओ, अपन कंपनी से माल खरीदेंगे, जैसे ही माल आ जाएगा उसको डेली की डेली बेचने जाएंगे कस्टमर के पास। ठीक है, और डेली की डेली अपने पास बताओ पैसे आएंगे, और जैसे ही पैसे आएंगे अपन उसको किधर जमा कराएंगे, बैंक में जमा कराएंगे। तो उससे अपन को 2 फायदे हैं।
एक फायदा तो बैंक को है कि बैंक को हाथों हाथ पेमेंट भी मिलते जा रहा है, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या है कि अपना ब्याज भी कम लगेगा। क्यों? क्योंकि अपन पूरा 50 लाख का पैसा पूरे महीने भर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपन पूरे 50 लाख रुपए का लोन एक दिन लेंगे और उसमें से जैसे ही माल बिकेगा और पैसे आएंगे उस पैसे को बैंक में डाल देंगे। सपोज करो पहले दिन अपने पास माल बेचने पे 10 लाख रुपए आ गए, तो अब बैंक में कितने रुपए जमा हो गए? 10 लाख रुपए। तो अब अपना लोन का बैलेंस कितना है सोचो, 40 लाख। तो बैंक अपन से अब कितने रुपए पे ब्याज लेगा? 40 लाख पे। अगले दिन फिर अपन ने माल बेचा, ठीक है, फिर मान लो 10 लाख रुपए फिर आ गए, फिर अपन ने बैंक में जमा करा दिए। अब अपना लोन कितने का बचा है? 30 लाख का। तो उस दिन बैंक अपन से कितने रुपए ब्याज लेगा? 30 लाख रुपए, ठीक है। अब सोचो पहले वाला तरीका क्या था? पहले वाला तरीका का था कि 50 लाख का लोन एक साथ लेके डाल दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? अच्छा, पहले तरीके में क्या नुकसान होता कि 50 लाख का लोन एक साथ लेके डाल देते तो कि 50 लाख पे पूरे पे अपन ब्याज पे कर रहे होते। और दूसरा तरीका क्या है कि अपन क्या कर रहे हैं, ब्याज जो है वो अब कम अमाउंट पे कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि पहले दिन अपन केवल मान लो 50 लाख यूज कर रहे हैं तो 50 लाख पे कर रहे हैं, फिर अगले दिन 10 लाख रुपए आ गए थे, उसको बैंक में जमा कराया तो कितने पे ब्याज पे करा? 40 लाख पे ब्याज पे करा। फिर अपन ने 30 लाख पे ब्याज पे करा। ऐसे अपना जो लोन का बैलेंस है डेली कम होता जाएगा। फिर 7 दिन बाद दोबारा यही साइकिल घूमेगी। 7 दिन बाद अपन को फिर माल खरीदना होगा, फिर अपन बैंक से 50 लाख का लोन लेंगे और फिर जैसे जैसे पैसे आएंगे अपन खाते में उसके डालते जाएंगे बैंक के, तो अपना ब्याज का अमाउंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ऐसे बिजनेसमैन को कहते हैं अपन स्मार्ट बिजनेसमैन, है ना। वो अच्छी तरीके से स्मार्ट तरीके से बिजनेस कर रहा है, ठीक है। यही चीज कहलाती है कैश क्रेडिट, CC, ठीक है। इसमें एक लिमिट होती है, CC लिमिट होती है। तो मान लो अपने केस में CC लिमिट कितनी है? 50 लाख की, ठीक है। अपन ने अगर 50 लाख की बैंक से लिमिट ले रखी है तो फिर बैंक अपन को कितने रुपए तक का उधार दे सकता है? 50 लाख का। वो अपनी मर्जी है कि अपन 50 लाख का उधार एक साथ लें या नहीं ले। हो सकता है अपन 10 लाख का उधार लें, हो सकता है अपन 20 लाख का उधार लें, है ना। क्योंकि अपन क्या है, जैसे ही 50 लाख का उधार लेंगे तो फिर जैसे ही माल आएगा उसके बाद अपन बेचेंगे और पैसे आने पे बैंक में जमा कराएंगे। तो फिर अपनी जो लिमिट है वो पूरी 50 की यूज नहीं आएगी, वो फिर उसके बाद 40 की यूज आएगी, कभी 30 की यूज आएगी। तो जितने की लिमिट यूज आएगी उतने पे ही अपन क्या देंगे? ब्याज देंगे, ठीक है। इसे कहते हैं CC लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट। तो अपन ये शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं? शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अपन डेली बेसिस पे बैंक को क्या करते जा रहे हैं? कुछ ना कुछ पे करते जा रहे हैं, ठीक है। और जितना अपन यूज कर रहे हैं उतना ही बैंक को क्या पे कर रहे हैं? उसके लिए ब्याज पे कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर क्या? पानी पी लेता हूं 1 मिनट। तो आपको तीनों समझ में आ गए क्या? अपन ने कौन कौन समझे? पहला समझ लिया अपन ने ट्रेड क्रेडिटर्स, दूसरा समझ लिया बैंक ओवरड्राफ्ट और तीसरा समझ लिया कैश क्रेडिट, ठीक है। अब अपन समझते हैं लीज, ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। अब अपन क्या समझते हैं? ऑपरेटिंग लीज। अच्छा बताओ, लीज कभी आपने वर्ड सुना है? लीज, LEASE, लीज आपने वर्ड सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना तो आपने अब याद आ जाएगा आपको। आपने वर्ड सुना होगा पट्टा। लीज मतलब क्या होता है? पट्टा, ठीक है। हिंदी में अपन इसे पट्टा कहते हैं। अपन कहते हैं ना जमीन का पट्टा नहीं मिला, जमीन का कई बार घर पे वो बात चलती रहती है कुछ ना कुछ, है ना, पापा मम्मी करते रहते हैं आपस में डिस्कशन, तो पट्टे के बारे में बात करते हैं। तो पट्टा मतलब क्या होता है? लीज होता है। अब अपन ये समझेंगे बेल्ट वेल्ट का पट्टा नहीं है ना, ठीक है। अब अपन समझेंगे पट्टा क्या होता है, ठीक है, और लीज कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों लीज 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऑपरेटिंग लीज, और एक होती है फाइनेंस लीज, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज होती है और एक फाइनेंस लीज होती है। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है पहले ये समझते हैं। अगर अपन कोई शॉर्ट टर्म लोन ले, छोटा सा लोन ले, या अपन कोई असेट ले, अपन कोई संपत्ति ले, या कोई भी सामान ले लें, कोई भी चीज ले लें, ठीक है, और उस चीज को अपन को कुछ दिन बाद वापस देना है, ठीक है, और अपन उसके लिए क्या पे कर रहे हैं?
किराया पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो वो क्या है? लीज। मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपने देखा होगा जब अपन छोटे थे, ठीक है, अब तो वो चलन हट गया क्योंकि अब वो चीज है नहीं अवेलेबल। लेकिन पहले अपन बचपन में सीडियां किराए पे लेके आते थे, सीडी याद है, जो कंप्यूटर या टीवी में वीसीडी प्लेयर वगैरह होता था तो चलाते थे। और आपको याद हो तो अपन वो सीडी 10 रुपए में 15 रुपए में किराए पे लेके आते थे किसी दुकान वाले से, और एक दो दिन बाद वो सीडी अपन को वापस करनी पड़ती थी, वरना वो फिर क्या है डेली बेसिस पे अपन से किराया चार्ज करता था, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? अपन एक सामान लेके आ रहे हैं, अपन एक असेट लेके आ रहे हैं। असेट क्या है? सीडी। संपत्ति क्या है? सीडी। सामान, ठीक है। और किस पे लेके आ रहे हैं वो सामान? किराए पे। तो वो चीज क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग लीज कहलाती है। समझ में आया? और एग्जांपल सुनो, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, किसी से 4-5 दिन के लिए आपके घर पे ना एक काम चल रहा है, आपके घर पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। और क्योंकि आप घर जो है पुराना उसको तोड़ रहे हो, ठंडा कर रहे हो, और फिर उसके बाद एक नया घर बना रहे हो, ठीक है। पहले से ही एक घर था, थोड़ा कच्चा हो गया था, पुराना हो गया था, आपने सोचा इसको तोड़ते हैं और एक बढ़िया सा घर बनाते हैं। तो घर क्योंकि तोड़ने के लिए आपको क्या है, कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा गन आती है एक मशीन, ठीक है, जिससे जो आरसीसी की दीवार होती है उसको तोड़ते हैं फिर उससे। तो वो सब अपन मशीन खरीदते थोड़ी हैं, वो अपन क्या करते हैं, किराए पे लेके आते हैं, और किराया देने के बाद काम होने के बाद उसको किराया देके उस चीज को दे आते हैं। वो चीज किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग लीज का, ठीक है। मतलब अपन चीज लेके आ रहे हैं पट्टे पे। कौन सा पट्टा है लेकिन? शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? क्या आप वो 2-3 साल के लिए किराए पे लेके आते हैं क्या? नहीं, अपन 3-4 दिन के लिए या 10-15 दिन के लिए या महीने भर के लिए किराए पे लेके आते हैं। तो ऑपरेटिंग लीज मतलब क्या होता है? जब अपन कोई चीज शॉर्ट टर्म रेंट पे लेके आते हैं, तो ये भी एक तरीके से फाइनेंस का सोर्स है। क्यों? क्योंकि वरना वो चीज अपन को खरीदनी पड़ती, अब अपन को खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को वो चीज किराए पे मिल रही है, ठीक है। अपने स्कूल्स में कई बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था, ठीक है। तो बच्चे कुछ ना कुछ बनते रहते थे, तो कोई शक्तिमान बन रहा है तो कोई क्या बन रहा है, तो शक्तिमान की ड्रेस अपन खरीद के थोड़े लेके आएंगे, डेली की डेली पहन के थोड़े घूमेंगे शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। वो तो अपन क्या है, एक दिन फैशन शो के लिए अपन किराए पे लेके आएंगे, और जैसे ही वो हो जाएगा तो फिर अपन उसको दे आएंगे। तो वो चीज क्या है? वो चीज है लीज पे लेके आएंगे अपन, ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फाइनेंस लीज क्या है? फाइनेंस लीज क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो अपन जब कोई चीज किस्तों पे लेके आते हैं, अगर आपने सुना हो तो वर्ड, सुना क्या होगा? सुना ही होगा, पक्का है। अपन कोई चीज किस्तों पे लेके आते हैं, किस्तों पे लेके आते हैं, इंस्टॉलमेंट में लेके आते हैं, या अपन कोई चीज ईएमआई पे लेके आते हैं, ईएमआई पे लेके आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंस लीज। आपने देखा होगा ये चीज, ठीक है। जैसे आप अपनी कार, आपके पास बाइक, ठीक है, अपना घर, आपको पता है अपना जो घर होता है वो भी अपन जो अपना घर होता है वो अपना घर खुद का नहीं होता, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट अपन को जो लैंड देती है वो बेचती नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट होता है, लॉन्ग टर्म पट्टा, तभी तो बोलते हैं पट्टा, ठीक है। जमीन कभी भी गवर्नमेंट कोई भी नेचुरल रिसोर्स हमें सेल नहीं करती, हमें अपनी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करती है, हमें केवल यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उस नेचुरल रिसोर्स को दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट कभी भी आपको जमीन बेचेगी नहीं। जो लोग बोलते हैं ये हमारा घर है, वो वर्ड गलत यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि घर कभी आपका नहीं हो सकता। आपका केवल क्या हो सकता है? जमीन सरकार की है, आपका केवल ये बिल्डिंग हो सकती है जो आप उस पर बना रहे हो, ठीक है, ऊपर का कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट अगर आपको कभी इसको ले जाना है ना, आपको लगता है कि आपका है, तो आप इसको ले जाओ ट्रक में भर के, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो घर होते हैं वो इमूवेबल होते हैं। हाँ, कई जगहों पे घर मूवेबल होते हैं, लाइक जापान, वहां पे लकड़ी के घर होते हैं, क्योंकि है ना, तो ऊपर का स्ट्रक्चर ले जाया जा सकता है। बट इंडिया में अभी तक घर किसके बन रहे हैं? पत्थर के, ईंटों के, तो फिर को अपन कहीं पे ले जा नहीं सकते, ठीक है। तो लैंड जो होती है गवर्नमेंट 99 ईयर्स के लिए क्या देती है? लीज पे देती है। गवर्नमेंट 99 ईयर्स के लिए लीज पे देती है लैंड, जमीन, ठीक है। तो
ये कौन सी लीज हुआ बताओ? फाइनेंस लीज। इवन कई बार अपन जो कार्स होती है वो भी ईएमआई पे खरीदते हैं। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल होता है? फाइनेंस लीज का एग्जांपल होता है। समझ में आ गया? तो अगर आपको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में अगर पॉइंट कम लग रहे हैं तो आप किसको ऐड कर सकते हो? फाइनेंस लीज को ऐड कर सकते हो। तो आप कुछ भी किस्तों पे ले सकते हो। आजकल तो लोग अब मोबाइल भी किस्तों पे लेने लग गए, ठीक है। अब अपन आते हैं लास्ट पॉइंट पे, अपना जो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैं ये सारा का सारा आपका हटा देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। कौन सा है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। खाली ये नाम दे दो, ऑफ एक्सचेंज लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब इधर देखो आप, डिस्काउंटिंग मतलब होता है बट्टा। बट्टा कभी आपने सुना होगा, डिस्काउंट को बट्टा बोलते हैं ना, ठीक है। तो बस हिंदी नाम इतना बहुत है। अब आप इसका मतलब समझो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मतलब क्या होता है? अब दो व्यक्ति लेते हैं अपन, है ना। एक तो यहां पे है, सपोज करो रिलायंस, ठीक है। और यहां पे एक शाहरुख खान, ठीक है। शाहरुख खान ले सकते हो, सलमान खान ले सकते हो, जो आपको लेना है, जो आपको पसंद है, वरुण धवन वगैरह, वो आप ले लो। और एक ले लेते हैं कंपनी, एग्जांपल रिलायंस, ठीक है। अब हुआ क्या, रिलायंस ने सामान, शाहरुख खान जो है रिलायंस के पास सामान खरीदने आए, ठीक है। लेकिन शाहरुख खान के पास मान लो पैसे नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, शाहरुख खान की फिल्में चल नहीं रही है, तो फैन बुरा मत मानना, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो शाहरुख खान की फिल्में चल नहीं रही है और शाहरुख खान के पास जेब में पैसे नहीं है, ठीक है। और वो अब सामान लेने आए हैं, किधर? रिलायंस के पास सामान लेने आए हैं। तो अब रिलायंस पूछ रही है, भाई हम तुम्हें सामान क्यों दे? तो क्योंकि रिलायंस को तो पैसे चाहिए। तो रिलायंस भी, मुकेश अंबानी जो है, रिलायंस जो है, मुकेश अंबानी जो है, वो पैसे मांग रहा है और शाहरुख खान पैसे लेके आए नहीं है। तो शाहरुख खान ने कहा चलो मैं एक तरीका सुझाता हूं आपको, ठीक है, कि रिलायंस ने मान लो शाहरुख खान को 5,000 का सामान बेचा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। रिलायंस ने शाहरुख खान को 5,000 का सामान बेचा। या आप ये मान लो कि 100 रुपए की जियो की सिम बेची, ठीक है। लेकिन शाहरुख खान के पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो शाहरुख खान क्या कर सकते हैं उस केस में? एक बिल पे साइन कर देंगे, ठीक है। बिल बनाएगा कौन? ऑब्वियसली बात है, बिल बनाएगा रिलायंस। रिलायंस बिल बनाएगा, शाहरुख खान बिल पे साइन कर देंगे। इसे बोलते हैं बिल को स्वीकार करना। बिल को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो शाहरुख खान ने बिल पे साइन कर दिए और ये बिल लौटा दिया किसको? ये बिल गया किसके पास आ गया? मुकेश अंबानी के पास आ गया। ये बिल मुकेश अंबानी के पास आ गया। इस पे शाहरुख खान के साइन है, ऑटोग्राफ है, ठीक है। और इस पे लिखा है कि शाहरुख खान जो है 100 रुपए देने के लिए बाध्य है किसको? रिलायंस को। लेकिन शाहरुख खान ने कहा मैं अभी नहीं दे सकता पैसे, तभी तो ये बात हुई है ना। शाहरुख खान ने कहा कि मैं ये पैसे कब दूंगा? 3 महीने बाद दूंगा। ये मैं पैसे कब दूंगा? 3 महीने बाद दूंगा। ऐसा हुआ, रिलायंस के पास वो बिल आ गया। रिलायंस को, मुकेश अंबानी के पास मंदी आ रही है, सपोज करो रिसेशन चल रहा है, और मुकेश अंबानी ने सोचा कि अब रिसेशन चल रहा है तो क्या करें। मुकेश अंबानी को जल्दी पैसे की आवश्यकता पड़ गई है ना। शाहरुख खान ने कितने महीने का टाइम लिया था? 3 महीने का। शाहरुख खान ने कहा था मैं 3 महीने बाद आके पेमेंट कर जाऊंगा मुकेश अंबानी को या रिलायंस को।
और ये बिल तब फाड़ देना, है ना, तब इसका काम नहीं रहेगा। लेकिन रिलायंस को, मुकेश अंबानी को पैसे की आवश्यकता जल्दी पड़ गई। अब क्या करें? अब मुकेश अंबानी जो है वो सोच में डूबे हुए हैं, सोच रहे हैं कि भाई मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो अब क्या करें जल्दी। और पैसे की जरूरत कब पड़ गई? 1 महीने बाद। और अभी कितने महीने बाकी है पैसे मिलने में? 2 महीने और बाकी है, टोटल 3 महीने का बिल था ना। तो मुकेश अंबानी किधर जाते हैं? बैंक में जाते हैं। कौन सा बैंक है? पीएनबी की तो हालत खराब चल रही है, तो अपन ले लेते हैं एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं ना, छोटा भी है नाम। तो मुकेश अंबानी किधर गए? एचडीएफसी बैंक चले गए पैसे लेने के लिए ना। अब कैसे गए देखो, मुकेश अंबानी जाके एचडीएफसी बैंक में बोलते हैं 1 महीने बाद कि भाई ये मेरे पास बिल पड़ा है, ये बिल पड़ा है, ठीक है, ये बिल यहाँ पे ले गए, ये मुकेश अंबानी है ना, और ये उनके हाथ में क्या है? बिल है। और वो एचडीएफसी को दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं ये बिल पड़ा है, इस पर शाहरुख खान जी के साइन है, और ये पैसा मुझे 2 महीने बाद अब से मिल जाएगा, लेकिन मुझे पैसे की आज आवश्यकता है। तो बैंक से पूछ रहे हैं मुकेश अंबानी कि क्या मुझे आज आप पैसे दे दोगे क्या? बैंक ने बोला चलो ठीक है ले जाओ। बैंक ने बोला चलो ठीक है पैसे ले जाओ। लेकिन बैंक ने क्या बोला कि हम आपको पूरे 100 रुपये नहीं देंगे, हम आपको 100 रुपये में से कुछ काट के पैसे देंगे। कितने देंगे? 98 देंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं 98, 90, 95 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 99 भी हो सकता है। तो एचडीएफसी बैंक ने बोला कि मुकेश अंबानी को कि हम आपको अभी कितने रुपए देते हैं? 98 देते हैं। तो मुकेश अंबानी ने पूछा भाई 98 क्यों दे रहे हो, बताओ तो सही, कॉन्सेप्चुअल लॉजिक बताओ। तो एचडीएफसी बैंक ने बोला देखो हमारे पास पैसे जो आएंगे शाहरुख खान से आएंगे, कितने महीने बाद आएंगे? 2 महीने बाद। ध्यान रखना, पैसे उसी व्यक्ति के पास आते हैं जिसके पास बिल होता है। अब मुकेश अंबानी बिल लेके किसके पास चले गए हैं? एचडीएफसी बैंक के पास, जिस पर शाहरुख खान ने साइन किए थे। तो शाहरुख खान पेमेंट करने अब किसके पास जाएगा? एचडीएफसी बैंक के पास। अगर शाहरुख खान स्टार्टिंग में मुकेश अंबानी के पास पैसे देने जाएगा भी, तो शाहरुख खान एक क्वेश्चन पूछेगा, लाओ बिल दिखाओ। तो मुकेश अंबानी बिल को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुकेश अंबानी वो बिल कहाँ दे चुका है? ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में दे चुका है। तो फिर कुल मिला के शाहरुख खान को बिल मतलब कहाँ मिलेगा? एचडीएफसी बैंक में। तो शाहरुख खान पेमेंट भी किसको करेंगे? एचडीएफसी बैंक को करेंगे। लेकिन पेमेंट कब करेंगे? 2 महीने बाद करेंगे, ठीक है। आज से 2 महीने बाद मतलब 1 महीना निकल चुका है अभी, तो 2 महीने बाद करेंगे। और शाहरुख खान कितने रुपए चुकाएंगे बैंक को? टोटल 100 रुपये, ठीक है। शाहरुख खान बैंक को कितने रुपए चुकाएंगे? टोटल 100 रुपये चुकाएंगे। तो एचडीएफसी बैंक बोल रही है मुकेश अंबानी को, ये सारी बातें समझा रही है कि हम आपको अभी पेमेंट कर रहे हैं 98, लेकिन हमें 2 महीने बाद मिलेंगे कितने? 100। तो हमें एक तरीके से ब्याज का नुकसान हुआ ना, क्योंकि बैंक तो आज पेमेंट कर रही है और बैंक को खुद पेमेंट मिलेगा 2 महीने बाद। तो बैंक इसलिए 2 रुपये आपका काट रही है। ये इस कैलकुलेशन मत जाना कि इंटरेस्ट कैसे निकाला मैंने, वो आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। तो 98 जो है 2 रुपये का क्या काटा गया है? डिस्काउंट काटा गया है ना। 2 रुपये का क्या काटा गया है? डिस्काउंट काटा गया है। तो इसलिए से बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो बताओ जरा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में फाइनेंस किसको मिला है? फाइनेंस मिला है मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी को जल्दी पैसा मिल गया किससे? बैंक से, एचडीएफसी बैंक से। क्योंकि वरना अगर मुकेश अंबानी वेट करते, अपने पास ही बिल को रखते, तो टोटल 3 महीने लगते, ठीक है। इसलिए जल्दी पैसा मिल गया। तो फिर ये एक तरीके से टेक्निक होती है कि पैसा फाइनेंस लेने की। हाँ, अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि एचडीएफसी बैंक को कल को अगर पेमेंट नहीं कर पाए शाहरुख खान, तो पेमेंट कौन करेगा? तो पेमेंट कौन करेगा? जिसने एचडीएफसी बैंक को वो बिल दिया था। और एचडीएफसी बैंक को बिल किसने दिया था? मुकेश अंबानी ने, ठीक है। तो प्राइमरी लाइबिलिटी, प्राथमिक प्रथम दायित्व, ठीक है, किसका होता है? जिसका वो बिल होता है शाहरुख खान का। और अगर वो शाहरुख खान पेमेंट नहीं कर पाए तो सेकंड लाइबिलिटी किसकी आएगी? मुकेश अंबानी की, ठीक है। और पेमेंट किसको होगा? ध्यान रखना, एचडीएफसी बैंक को। समझ में आ गया क्या? तो मैंने आपको टोटल कितनी चीजें बताई आज? 5। याद करा दो फटाफट से। पहला था ट्रेड क्रेडिटर्स, दूसरा क्या था? ट्रेड क्रेडिटर्स के बाद एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अपन ने डिस्काउंट पढ़ लिया। फिर अपन ने पढ़ लिया कि अगर मान लो क्या था, और कौन कौन से पॉइंट थे? एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंट हो गया, एक ट्रेड
क्रेडिटर्स हो गया, एक मैंने आपको ऑपरेटिंग लीज बता दिया है, ठीक है, एक मैंने आपको कैश क्रेडिट भी बता दिया है, ठीक है। तो और एक और पॉइंट बताया था, तो आप वो देख लेना। तो कैश क्रेडिट में क्या होता है कि अपन शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म ही होते हैं। तो कैश क्रेडिट में क्या होता है, मेनली अपन स्टॉक को गिरवी रख के, एक तरीके से आप ये कह सकते हो स्टॉक के पेपर गिरवी रख के अपन लोन लेते हैं, और ये स्मार्ट तरीका होता है बिजनेस करने का। मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स, अपन उधार माल खरीदेंगे फिर बेचेंगे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपकी स्टेशनरी की दुकान का, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज, मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था सीडी का, शक्तिमान की ड्रेस का, ठीक है। ये सब अपन क्या लेके आते हैं, ऑपरेटिंग लीज पे लेके आते हैं। लगे हाथ मैंने आपको फाइनेंस लीज भी समझा दिया था कि जब अपन लॉन्ग टर्म पे कोई ना कोई चीज लेते हैं किस्तों के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था जो गवर्नमेंट होती है वो अपन को घर देती है 99 ईयर की लीज पे, अपन कार्स लेके आते हैं, सब चीज़ें लेके आते हैं ईएमआई पे, तो ये सब। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपन ने एग्जांपल देख लिया, कौन सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपन ने देख लिया शाहरुख खान, रिलायंस और इन सब का, ठीक है। ये अपन को मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर लगा हो अच्छा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने ये लेक्चर बहुत मेहनत से बनाया है। थैंक यू।